पिछले दिन हमने देखा कि किस तरह रॉबर्ट कियोसाकी जो कि लेखक हैं इस बुक के, वो किस तरह अपने दोनों डैडियों के बारे में बताते हैं, उनकी सोच किस तरह दोनों भिन्न भिन्न है। हालांकि वह ये बताते हैं कि जो सबसे पढ़े लिखे उनके सगे डैडी थे वह गरीब थे, और जो उनके पढ़े लिखे नहीं बल्कि 8वीं फेल थे वह अमीर डैडी थे, और एक थे जो कर्ज में डूब के और परिवार को कर्जे में डालकर गए, और दूसरे थे जो कि करोड़ों डॉलर रुपए, मिलियन डॉलर रुपए दान देके गए। तो दोनों में किस तरह फर्क बताते हैं। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो अभी प्रेजेंट की एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन हमारा करियर डिसाइड नहीं कर सकता, ना ही हमारे एजुकेशन हमारी क्लास के, हमारे स्कूल के नंबरों से ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये इंसान बहुत आगे जाएगा। इसीलिए अब चलते हैं, आज हमारा है दूसरा दिन। नमस्ते दोस्तों, आज हम दूसरे दिन में इससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि वह किस तरह अपने दोनों डैडियों के बारे में बताते हैं और अपनी लाइफ से क्या वो हमें सिखाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोनों डैडियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। जो इनके सगे डैडी थे, गरीब डैडी, वे उनका मानना था कि यार अमीरों से बहुत ज्यादा टैक्स लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं, लोगों से ज्यादा लूटते हैं। ठीक, बेचारे गरीबों को फायदा मिल सके ताकि उनको टैक्स लें उनसे, गरीब अमीरों से, ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। जबकि दूसरे डैडी जो कि अमीर थे, वो क्या सोचते हैं, टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं। अमीर डैडी ये नहीं बोलते कि किसे ज्यादा लेना चाहिए किसे कम लेना चाहिए, वे ये बोल रहे हैं कि टैक्स उन लोगों के लिए एक सजा का काम करता है जो किसी भी चीज का वो उत्पादन करते हैं, और उनके लिए एक लाभ या फायदेमंद होता है जो इसे बेचते हैं, एक इनाम की तरह होता है जो इसे उत्पादन नहीं करते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करते, वो उनके लिए टैक्स जो होता है वह इनाम का काम करता है, और जो उत्पादन करते हैं उनके लिए एक सजा की तरह होता है। ये बता रहे हैं। ये डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। जो पढ़े लिखे डैडी थे, गरीब डैडी, उनका मानना था कि बेटा तुम एकदम मेहनत से पढ़ो, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, विषयों में टॉप करो ताकि तुम्हें एक अच्छी बड़ी कंपनी में बड़ा सा पद मिल जाए, जॉब मिल जाए। वही दूसरे डैडी क्या बोलते हैं, मन लगाकर पढ़ो और बाजारों को समझो, बाजार के बारे में, बाजार में घूमो, देखो, ताको, बाजारों को एनालाइज करो ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई बड़ी कंपनी खरीदने का मौका मिल सके। अब आप यहीं से सोच सकते हैं कि इन दोनों की विचारधाराओं में किस तरह के दोनों डिफरेंटेज थे, इन दोनों में कितने अंतर थे। बने रहिएगा। आई नो कि जो पढ़ाई होती है, जो नॉलेज होती है, उसका वीडियो बोरिंग होता है, बट जो बोरिंग से निपट जाए वो कुछ भी, क्योंकि हम शॉर्ट्स देखते हैं तो हमारा स्टेमिना, हमारा डोपामिन रिलीज होता है जिससे हम खुश होते हैं। लेकिन जो एजुकेशन है, मैं ऐसा एजुकेशन आपको नहीं सिखा रहा जो कि आपको 1 साल बाद काम ही नहीं आएगा एग्जाम देने के बाद। ये रियल लाइफ है और मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बोरिंग थोड़ा हो सकता है बट खुद को मैनेज, मन को मनाने की कोशिश कीजिएगा, मन पर विजय प्राप्त कीजिए, मन से मत मानिए, मन की बात मत मानिए, खुद को बात मन से मनवाइए। तो चलिए, हम भटकेंगे नहीं, शुरू करते हैं। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों की पालन पोषण करना पड़ता है, बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है। मतलब जो इनके गरीब डैडी थे, उनसे लेखक सवाल करते हैं कि पिताजी आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो वे बोलते हैं, उनका जवाब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे अपने परिवार को पालना है। और वहीं जब ये सवाल, सेम सवाल अमीर डैडी से पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए अमीर हूँ या फिर मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार को पालना है। अब आप सोच सकते हैं कि इन दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। इनके हर बात में, हर समय अंतर ही अंतर मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। यही तो, इसीलिए तो कहते हैं हमारी सारी सफलता, सारी कामयाबी, सारी हर सिचुएशन हमारे सोच पर डिपेंड करता है। हमारा सोच जैसा होगा हम वैसा बनते चले जाते हैं। लोग भी कहते हैं, एक का कहना था जहां पैसा का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाइए। जो गरीब डैडी हैं वे, उनका मानना है कि जहां पर पैसे का सवाल आ जाए वहां सुरक्षित फूंक कर कदम उठाने चाहिए। वहीं अमीर डैडी क्या कहते हैं, जहां पैसे का सवाल आए वहां रिस्क लेने में पीछे नहीं जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। एक का मानना था, घर, हमारा घर, जैसा कि आपका घर हमारा घर, एक सबसे बड़ा निवेश है। निवेश का मतलब सिंपल में समझ सकते हैं, ये एक एसिड से है या ऐसा जिससे हम पैसे प्राप्त करते हैं। और वहीं वहीं पर एक अमीर डैडी का मानना है कि घर एक लायबिलिटी है, घर एक क्या निवेश नहीं, संपत्ति है। घर से हम कोई आय नहीं कर रहे हम। ये बात सही भी है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, मैं आपको राय देता हूँ ऐसा क्यों। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। ये भी सही है, क्योंकि देखो, घर दोनों तरह का काम करता है, संपत्ति का भी और दायित्व का भी। हम आपको शॉर्ट में समझा दें, संपत्ति वह चीज है जो कि आपके जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह है जो आपके जेब से पैसे लेती है। तो घर हमारा दोनों तरीके से है। अगर हम घर को बनाकर रेंट पर दे देते हैं
अच्छे जगह अच्छे रेंट पर, तो हमारा 2 से 4 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में हमारा पैसा पूरा वापस आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक संपत्ति का काम हुआ। लेकिन वही हम घर को बनाकर 3 BHK 10-50 BHK बनाकर हम सिर्फ उसे अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हम करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। तो वे हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। ऐसे यदि हम तब इससे अच्छा तो कहीं और जगह इन्वेस्ट किए होते तो बहुत ज्यादा बन गया होता। बस आपको इतना ही समझना है, और मैं भी इतना ही समझता हूँ, इसलिए आपको इतना ही समझाया। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे। मतलब बिल अनेक तरह के होते हैं, बिजली बिल, होम बिल, लोन जो भी होता है वो समय पर चुकाते थे। बस इनमें अंतर क्या था, जो गरीब डैडी थे वे सबसे पहले महीने के पहले ही दिन बिल चुका देते थे, और वही जो अमीर डैडी थे वे महीने के लास्ट दिन में बिल चुकाते थे। दोनों में यही अंतर था। ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो अच्छे थे जो कि पहले चुका देते थे, इनसे तगादा करना नहीं पड़ता था उनको, सॉरी ऑफिसर वालों को, आओ तुम मेरे को बिल दो, पैसा दो। ये तो महीने के लास्ट में अगर ये एक दिन मिस कर दिए, यानी कि इनको दूसरे दिन तो वही होगा ना, वही फिर वही करेंगे, तो आएंगे उनको पैसा लेने। ऐसा था। दोनों ही डैडी अपने बिल पर चुकाते थे, परंतु सबसे पहले और सबसे बाद में एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए। ये जो गरीब डैडी हैं ये कहते हैं कि कंपनी और सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह और कीमत में बढ़ोतरी, ये जो गरीब डैडी हैं, यहाँ एक गरीब डैडी, अमीर डैडी, ध्यान दीजिएगा। जो गरीब डैडी हैं वे हमेशा तनख्वाह की बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजना, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिन और बिक्री सुविधाओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं कि सरकार को हमारा ध्यान देना चाहिए, हम पर ध्यान देना चाहिए कि हमें सुविधाएं मिले, हमें छुट्टियां मिले, हमें मेडिकल फ्री में मिले, मतलब मेडिकल की लाभ मिले, और रिटायरमेंट मिले, सैलरी में वृद्धि हो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सरकार से लगाते हैं। वहीं वे अभी इन्हीं का है, वे अपने चाचाओं को देखकर इंस्पायर होते हैं, या अपने चाचाओं को देखकर ऐसा बोलते हैं। इनके चाचा क्या करते थे, ये अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि इनके चाचा ने अपने रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिए थे। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे, इनके पिता जो गरीब डैडी थे, और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैं सरकार के लिए बहुत मेहनत करता हूं और हमने पूरा जीवन सरकार को दे दिया है, तो सरकार को मुझे लाभ देना चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। जो अमीर डैडी थे इनका मानना था कि नहीं यार, हमें खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, और इस पर वो विश्वास भी करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। मतलब वे ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे से एक्सपेक्ट रखता हो, दूसरे से कुछ उम्मीदें रखता हो, दूसरे से यार ये मिल जाए मुझे, वो ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ते थे या उनसे गुस्सा करते थे, जो भी, वो इनके विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। हाँ, ये बात सही है भाई। आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे कि हमें ये मिल जाए, तो आपको एक जरूरतमंद आप होते जा रहे हो। आप इनसे नहीं तो दूसरे से आप वही एक्सपेक्ट करोगे यार, जब भी किसी से मिलोगे वही एक्सपेक्ट करोगे आप। तो यह हमें जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए हमेशा परेशान रहे, और दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते गए। ये जो भी तनख्वाह पाते थे ये बचाने की कोशिश करते थे और बैंक में जमा करते थे, और वही ये जितना भी पाते थे, जितना भी ये अर्निंग करते थे, वो पूरा निवेश कर देते थे अपने खर्चों को छोड़कर। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। देखो भाई, ये बहुत बड़ी लाइन है, आप समझने की कोशिश करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैं उस वक्त 9 साल का था, और जैसे कि हमने पिछले दिन डे 1 में पढ़ा था कि गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे और अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे, यानी ये दोनों अभी बराबर, आप ये समझ सकते हो। बस हाँ, इनका डाउनफॉल चल रहा था, इनका ग्रोथ फॉल चल रहा था, जो भी समझो। तो मुझे यह देखने का मौका मिला कि इनके विचार ऐसे हैं और इनके विचार ऐसे हैं, तो इनके जीवन में इस विचारों से क्या परिवर्तन हो रहा है, इनको ये देखने का मौका मिला। इसी से ये बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही मतलब ये ऐसा होप कर पाए, और उम्मीद है कि ये बहुत मतलब ये उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिल गया। सिर्फ विचार या फिर विचारों पर ये नहीं टिके रहे, बल्कि जो जिसके जैसे विचार थे वो उनके लाइफ को भी देखते चले गए।
एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे बनाया जाए। जो गरीब डैडी थे, पढ़े लिखे डैडी, वे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छी नौकरी के लिए कंपनी में जमा करने के लिए किस तरह तुम्हें एक अच्छा बायोडाटा बनाना चाहिए, वो बायोडाटा बनाना सिखा रहे थे। वहीं दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजनाएं ली जाए जिसे मैं नौकरियां दे सकूं, नौकरियां उत्पन्न की जाए, नौकरियां दे सकूं, यही समझ लें। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैंने यह पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मतलब जो गरीब डैडी थे वे मानते ही थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। वे एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ये ऐसा बचने के लिए कहते थे। बाकी तो ये जान ही रहते कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, ये बोलते भी थे। और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। ये बोलते थे मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा और इनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। हाँ, ये सच में आगे चल के अमीर नहीं बन पाए और उनकी यह भविष्यवाणी सही हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। मतलब ये जब अमीर नहीं थे, अमीर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब ये खुद को अमीर समझने लगे थे और हमेशा अमीरों जैसी बातें करते थे। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद वे दिवालीपन के कगार पर थे। अमीर डैडी एक बड़े झटके के बाद, मार्केट में क्रैश आने के बाद ये दिवालीपन होने के कगार पर थे, लेकिन ये खुद को संभाल सके। खुद अमीर डैडी अमीर आदमी ही कहते रहे, तब भी ये खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है। गरीब होना और पैसा न होना बहुत फर्क होता है दोस्त। अगर आप गरीब हैं लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे, आप फिर उस कैटेगरी में आ जाएंगे। आप पैसे नहीं है आपके पास, और पैसे नहीं है, आपकी सोच कैसी है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पैसे नहीं है, आ जाएंगे, लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपकी सोच गरीबों वाली है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप गरीबी की सीढ़ी में उतरते चले जाएंगे, ऐसा कुछ। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा होने में फर्क होता है। पैसे पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी होती है। पैसे पास में न होना अस्थायी होता है और पैसे पास और गरीबी होना अस्थायी होता है। गरीबी एक स्थायी होती है और पैसे पास में न होना अस्थायी होता है। अस्थायी यानी कि चेंजिंग, टेम्परेरी, और स्थायी यानी कि एकदम परमानेंटली, समझ सकते हो, टेम्परेरी और परमानेंटली। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसा को बहुत ताकत होती है, पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ पाया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए वे गरीब थे क्योंकि उनके विचार कम गरीबों वाले थे, विचारों और काम गरीबों वाले थे। मतलब ये बताते हैं कि मेरे जो पढ़े लिखे डैडी थे, मेरे सगे डैडी, वे इसलिए गरीब नहीं थे कि वो पैसे कम कमाते थे, बल्कि वे इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों वाले थे। ठीक, दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थे। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और कड़ी मेहनत करूं, डिग्री ले लूं, पैसे कमाने के लिए किसी अच्छी नौकरी को ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं कि पैसे किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि अपने लिए पैसे कैसे कमाया जाए या कैसे पैसे को अपने लिए कैसे काम में लिया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं और अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा। पैसे के बारे में अमीर डैडी की बात सुनूंगा, उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हाँ भाई, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अमीर डैडी की बातों पर ध्यान दूंगा, अमीर डैडी की बातों को सुनूंगा, अपनाऊंगा, तो इससे आप ये भी आपका निष्कर्ष निकलता है कि आप गरीब डैडी की बातों को नहीं मानने वाले, उनको इनकार करने वाले हैं। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। अब हम आ जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक।
जो कि शायद कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। फिर हम आ जाएंगे सबक पर। पहले हम सबक के बारे में जान लेते हैं, फिर हम सबक पे आ जाएंगे। और सबक पर हम सबक, इसमें कुल 6 सबक दिए गए हैं जो हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल सबक 1, सबक 2, सबक 3 ऐसे सीखेंगे, ठीक। आज हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबक के बारे में ये क्या बताते हैं, पूरे सबक का समरी जो कि शॉर्ट में होता है, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इनकी शिक्षा का हर रोज इस्तेमाल करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन का मतलब होता है वह राह जिसे चुना नहीं गया। द नॉट रोड टेकन का मतलब होता है वह रास्ता जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कविता की तरह है। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था। पीले जंगल में 2 रास्ते बढ़ती थी, अफसोस कि मुझे एक रास्ता चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहां तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। मतलब बताते हैं ये कविता का सार हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि एक जंगल था जिसमें 2 राहें थी और मैं अकेला पथिक था। मुझे उनमें से कोई एक रास्ता चुनना था। एक रास्ते में घास बहुत ज्यादा थी और दूसरे रास्ते में घास कम थी, या यूं कहें कि घास इसमें ताजा थे, इसमें सूखे थे या जमीन पर सटे हुए थे। तो इसे देखकर हमें पता चला कि जो ताजा हैं उनमें कम पथिक गुजरे हुए हैं, कम लोग गए हुए हैं, और जो जिसमें घास है ही नहीं उसमें बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं। तो हमने उस रास्ते को चुना जिसमें बहुत कम लोग गए थे। अभी तक हमने इतना सीखा। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर कहूंगा, आज मैं सदियों बाद शायद। एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। मतलब ये बहुत अच्छी लाइन बताते हैं कि हमने एक ऐसा राह चुना जो कम चली थी और यही कारण था मेरी सफलता का, मेरी सक्सेस का, कि मैं सबसे अलग हुआ। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा सन 1916 में लिखा गया है। अब चलते हैं हम इसी बात का थोड़ा सारा सारांश में या फिर व्याख्या जो भी है। और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है पर मैंने अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला खुद दुखद था। पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई, यानी कि हमने अमीर डैडी की बातों को सुनना तय किया। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। यार किसी को 30 साल यदि ट्रेनिंग मिल जाए तो वो इंसान कसम से यार, रॉबर्ट कियोसाकी तभी आज दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आते हैं। मानना होगा। ताकत, पैसा एक तरह का ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह काम करता है, और स्कूलों में सिखाया भी नहीं जाता। इसलिए वे पैसे के लिए काम करते रहते हैं और इसमें अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे
और सारी महत्वपूर्ण सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। 30 साल उन्होंने ट्रेनिंग दी, सिखाया सिर्फ 6 खास बातें। पढ़ाए तो बहुत कुछ होंगे, बट इसमें से जो ये इनको लगता है कि ये बताना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ 6 बातें हैं। और कुछ बताते हैं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे आसान के रूप में सिखाया था, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। मतलब ये कहते हैं कि ये जो 6 बातें मैं आपके लिए दिया हूँ, आप यदि इसको पढ़ लिए और जीवन में अप्लाई कर लिए तो दुनिया चाहे कितनी भी ज्यादा बदलती रहे, कितनी भी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए दुनिया में, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो ये रहे वह 6 सबक जो हम पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे, और कल हमारा तीसरा दिन हो जाएगा। अभी हम पेज नंबर 32 पे पहुंचे हैं, हमें जाना है 335 पेज तक। तो उम्मीद करूंगा कि हमारा 30 दिन से ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, और मैं बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक मैं आपको सिंपल 2 मिनट के अंदर सारांश बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या सीखा है इस 2-4 पेजों से। अभी तक हम इनकी स्टोरी सुन रहे थे, इनके रियल लाइफ की स्टोरी सुन रहे थे। ये बात सबसे पहले अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, अपने दोनों पिता के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि मेरे पिता 2 हैं, मैं 2 अपने एक मेरे दोस्त माई के पिता हैं जिन्हें मैं अमीर डैडी कहता हूं, और मेरे सगे पिता हैं जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं। ये जो गरीब डैडी हैं, ये अभी गरीब नहीं है और ये अमीर नहीं है। बस ये जो गरीब डैडी हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ये ग्रेजुएट हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत डिग्रियां हैं इनके पास, ये 8वीं तक पढ़े हैं। और इन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। तो ऐसा है, अब तक ये बताते थे। और ये बताते हैं इन दोनों का पैसे को और शिक्षा को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये कहते हैं कि पैसा, जहां बात पैसे की आए वहां सुरक्षित कदम उठाने चाहिए, और वहीं दूसरे कहते हैं जहां पैसे की बात आए वहां रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने में से हमें कुछ ना कुछ घाटा होता है तो होता है, लेकिन तजुर्बा मिलता है, ऐसा इनका मानना है। और भी इनके बहुत सारे ओपिनियन थे, बहुत सारी इनके विचारधाराएं थी। अब तक हमने यही सीखा। अब इनके जो अमीर डैडी थे, फिर इन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं गरीब डैडी को छोड़ता हूँ, अमीर डैडी की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इनसे मुझे अपने आगे भविष्य में कुछ सीखने को, पैसे कमाने में मदद मिलेगी। तो ये अपने अमीर डैडी की को मार्गदर्शक मानकर इनके कही गई बातों को अपनाते हैं। और इनके अमीर डैडी जो थे वो 30 साल तक इन्हें ट्रेनिंग दिए थे, और 30 साल में जो भी इन्हें सिखाया गया था उसे ये निचोड़ निकालकर 6 बातों को अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। ये 6 बातें हैं जो कि ये ऐसी बातें हैं, ऐसे पाठ हैं, ऐसे लेसन हैं जिसे पढ़ने वाले को, सुनने वालों को मदद मिल सकती है, या यूं कहें कि वे बहुत कुछ सीख सकता है। 30 साल में 6 बातें बहुत ही निचोड़ कर, ये बहुत सोच समझ कर दिए होंगे 6 बातें जो हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। तो यही 6 बातें हम कल से शुरू करेंगे, और आज हम इतना ही सीखे। धन्यवाद। इसे हमें रियल लाइफ में अब तक तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं मिला, बट हाँ, अपने विचारों को बदलने का मौका जरूर मिला, विचारों को बदलने का भी हमें अवसर मिला है। अब हम 6 बातें पढ़ेंगे और रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपको ऐसे ही रेगुलरिटी बनाए रखिए।